जंतर मंतर की तहरीक को बड़ी कामयाबी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। वंचित बहुजन अघाड़ी के फारूक अहमद की कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से जारी एहतजाजी तहरीक को आज एक अहम कामयाबी उस वक्त हासिल हो गई जब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस पेशरफ्त के बाद एहतजाजी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों की जानिब से इस तहरीक को एक मौसर और मुनज़्ज़म अवामी जद्दोजहद करार देते हुए CJP की क़यादत को मुबारकबाद पेश की जा रही है। इस कामयाबी के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के नौजवान कायद अभिजीत दिपके और उनकी पूरी टीम की मुनज़्ज़म हिकमत अमली, मुस्तकिल मिजाजी और पुरअमन एहतजाज को सराहा। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुनज़्ज़म क़यादत, वाज़ेह मुतालबात और मुसलसल अवामी राब्ते ने इस तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने भी अभिजीत दिपके और उनके साथियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि किसी भी अवामी तहरीक की कामयाबी के लिए इत्तेहाद, मुस्तकिल मिजाजी, मौसर क़यादत, अवामी एतमाद और वाज़ेह मकसद बेहद ज़रूरी होते हैं। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इन्हीं उसूलों पर अमल करते हुए एक मजबूत और मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जिसके मुस्बित नताइज आज पूरी कौम के सामने हैं। फारूक अहमद ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि जमहूरी निज़ाम में अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअमन और आइनी मुनज़्ज़म जद्दोजहद ये सबसे मौसर रास्ता है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो समाजी और अवामी मसाइल पर ज़िम्मेदारी के साथ आवाज़ बुलंद करते रहे और जमहूरी अक़दार को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करे। आइए देखते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद ने इस तारीख़ी पेशरफ्त और CJP की कामयाब तहरीक के हवाले से अपने खुसूसी बयान में क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोगों का अब डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, सेक्युलरिज्म में और संविधान में भरोसा टूट जाए इस हद तक जुल्म बढ़ गए थे, इस हद तक ज़्यादतियाँ बढ़ गए थे और ये दिखाया जा रहा था कि हम मनमानी जो भी है वो करेंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको डेंट करने का काम जो है वो युवा पीढ़ी ने किया है, देश की जनता ने किया है और ख़ास तौर से जो जेनज़ी जिसको बोला जा रहा है वो एक ऐसी कम्युनिटी है दुनिया भर में जो एक अलग कल्चर में, कुछ अलग इसमें उनकी परवरिश हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो नारे वहाँ पर लगे, जो टाइप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, नहीं तो हमने देखा है कि किसानों का भी आंदोलन हो तो उसको मुल्क के सिक्योरिटी से जोड़ देते या धर्म और जाति से जोड़ देते। NRC CA का शाहीन बाग भी लगा तो उसको मज़हब से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो चीज़ इस आंदोलन में हुई है कि इस आंदोलन को नॉन वायलेंस तो था ही, यानी आंदोलन करने वालों की तरफ से तो नॉन वायलेंस था, अहिंसा थी, सरकार ने हिंसा की और वो हिंसा साबित हो गई। तो उससे जो देश में रोष बढ़ा और इसमें जो नारे लगे थे कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये नारा, इस नारे ने इसको हिंदू मुस्लिम बनने से रोका। तो इसलिए मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, ये जो आंदोलन था ये 22 लाख नीट के बच्चों का आंदोलन था, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ना तो ये सिर्फ नीट के लिए आंदोलन था, ना तो ये सिर्फ मोदी के खिलाफ था, ना तो ये सिर्फ BJP के खिलाफ था। ये ओवरऑल 12 साल में जो ज़्यादतियाँ हुई है वो हर तबके का गुस्सा और रोष एक जगह पे सेंट्रलाइज हुआ था। लेकिन इसको कामयाबी मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो है ईमानदारी, क्योंकि ये आंदोलन ईमानदारी से लड़ा गया। बाकी जो आंदोलन होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता होते हैं या विधायक होते हैं, ये होते हैं, इनको सबक लेना चाहिए कि इनका करप्ट कैरेक्टर, इनका भ्रष्ट किरदार जो है वो सत्ता के सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन ये बच्चों का कोई किरदार साफ सुथरा किरदार है, ईमानदार है, यूथ है, इसलिए ये ना BJP को डरते, ना ED को डरते, ना CBI को डरते, ना इनके पुलिस को डरते हैं। इनके डंडे खाने के बावजूद पुलिस को जो पश्चाताप मुझे लगता है कि मारपीट के बाद हुआ, यानी मारपीट के पहले यही आंदोलन में पुलिस को गुलाब के फूल दिए गए थे, लेकिन 20 जुलाई को जब मारपीट की गई, जो बेतहाशा इनको गैर इंसानी तरीके से मारा गया, जख्म दिए गए, गुंडे लाकर मारा गया, तो खुद पुलिस का भी मोरल सवाल के घेरे में आ गया। मुझे लगता है कि हर पुलिस वाला जालिम नहीं होता है, लेकिन सरकार ने उनसे जुल्म कराने के बाद ड्यूटी पे तैनात जो पुलिस वाले थे उनके अंदर का एक गिल्ट फील उनका नज़र आता था। वो नज़रें नहीं मिला पाते थे बच्चों से और बच्चों ने तनकीद करके उनके सरकार के घमंड को चूर कर दिया कि तुम अगर पुलिस को सामने लाकर
हमको निशाना बनाओगे तो हम पुलिस के मॉरल पे भी सवाल खड़ा कर देंगे। और पुलिस वालों को आते जाते जो बच्चों ने तनकीदें की कि साहब घर पे जाके बच्चों को मिले कि नहीं, बोले कि नहीं बच्चों को कि तुम्हारे पापा बच्चों को मार कर आए हैं, तो ये ऐसे सवाल थे जो, क्योंकि अपना जो देश है, अपना जो मुल्क है, वो जज्बात से चलता है। अपने मुल्क के अंदर एक जज्बा है, जो जज्बा इस मुल्क को खड़ा करता है, जो जज्बा इस मुल्क को टिकाता है, और वो जज्बे को ललकारने का काम इस एहतजाज ने किया था। देखिए, जो टिप्पणी की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोलकर, तो उसका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि लोगों ने कॉकरोच को मेंबरशिप की और मिलियन में व्यूअर हो गए, मेंबरशिप बन गए। लेकिन वो मिलियंस ऑफ जो मेंबर थे वो इस आंदोलन में नहीं था। सोनम वांगचुक के हद तक मेरा खुद का नज़रिया बहुत अलग है। मैंने मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी लिखा था कि इस जालिम हुकूमत के खिलाफ होने वाले हर एहतजाज को मेरा सपोर्ट है, लेकिन सोनम वांगचुक को नहीं। मेरा उस शख्सियत को देखने का नज़रिया कुछ अलग है। हम हमेशा अक्सर कहते आए हैं कि हर एहतजाज कामयाब हो सकता है, लेकिन दो चीज़ें होती है, एक ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए और ईमानदार लोगों ने लड़ना चाहिए। आप अगर अपने साथ में क्रिमिनल लोगों को या करप्ट लोगों को ले लोगे तो वही कमजोरी कड़ी को तोड़कर इस्तेमाल करके हुकूमतें आपके आंदोलनों को झुकाती है। इसलिए आंदोलन जिनके बुनियाद पे आप खड़ा कर रहे हैं वो लोग ईमानदार होने चाहिए और ईमानदारी से आंदोलन को लड़ना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात होती है कि आपके एहतजाज को वायलेंस नहीं होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। भारत की सरजमीन में अहिंसा के बल पर हमने अंग्रेजों को भगाया था, अहिंसा के बल पर बड़े बड़े एक्शन और बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हमने अपने मुल्क में होते हुए देखे। इसलिए दो चीज़ें, अगर ईमानदारी और नॉन वायलेंस हो, अहिंसा अगर हो, तो हर एहतजाज कामयाब हो सकता है। लोगों को उतना कंसिस्टेंसी से उसको लड़ना पड़ेगा। हमने देखा है कि इस मुल्क में एहतजाज का सबसे ऊंचा, खासतौर से 2014 के बाद सबसे काबिल, तारीफ काबिल एहतजाज अगर इस मुल्क में कोई हुआ था तो वो शाहीन बाग था, जो हमारे माँ बहनों ने लगाया। अगर कोविड नहीं आता, कोरोना नहीं आता, तो उस एहतजाज को भी कामयाबी मिलना तय था, क्योंकि उस एहतजाज को भी ख़वातीन ने जिस ताकत से चलाया था और जिस अंदाज में चलाया था, लाख साजिशों को, अलग अलग साजिशें की गई, पाकिस्तान के नारे दिए गए, हथियार लाए गए, रिवॉल्वर लेके लोग घुसा दिए गए, बावजूद उसके शाहीन बाग डट कर खड़ा हुआ था। और वो एहतजाज ने हिम्मत दी इस मुल्क के अंदर कि मोदी शाह के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है। ये संदेश अगर किसी ने दिया था तो शाहीन बाग ने दिया, और वही शाहीन बाग के तर्ज पर किसानों का आंदोलन हुआ। 700 किसानों की जाने गई, लेकिन वो डट कर खड़े रहे, और तब पहली बार नरेंद्र मोदी को बनाए वाला कानून पीछे लेना पड़ा और वो किसानों के मांगों के लिए घुटनों पर आना पड़ा। और अब दूसरी बार जो छात्रों का आंदोलन हुआ है, तो ये 3 फैक्टर है इस मुल्क के अंदर। ये गौर करने की बात है कि 3 लोग सबसे ज़्यादा तबाह हो रहे हैं भारत के अंदर। एक तो किसान तबाह हो रहा है, दूसरा औरतें तबाह हो रही है, औरतों के ऊपर हमले, और सबसे ज़्यादा जुल्म इन 2014 के बाद में 12 साल में खास तौर से बढ़े हुए, और तीसरा है यूथ का करियर, यूथ का एजुकेशन एक बर्बाद किया जा रहा है। तो ये तीनों भी ऐसे तबके थे जो टकराए हैं हुकूमत से। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में हम देखते हैं कि जो एमएलए एमपी चुन के लाते हैं वो लोग इस एहतजाज के मैदान में टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर के लूपहोल ये बीजेपी से मिले हुए होते हैं, या तो ये ईडी सीबीआई को डरने वाले अशोक चौहान के जैसे बुज़दिल लोगों के लेकर कांग्रेस लड़ती आई थी, इसलिए उनके एहतजाज कोई कामयाब नहीं हुए, या तो फिर खोखे लेकर जैसे शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी पार्टी फूट गई थी। तो ये खोखे, यानी या तो डर या तो लालच, ये 2 चीज़ों से ही मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां नाकाम हो रही है। इसलिए एक ऐसी सियासी क़यादत, ऐसी सियासी पार्टी को सामने लाने की ज़रूरत है जिनके बेदाग कैरेक्टर हो, किरदार हो, और उनके बेदाग कैरेक्टर के किरदार के दम पर ही पॉलिटिकल मूवमेंट आगे बढ़ सकती है। डेमोक्रेसी है, सोशल मूवमेंट इस मुल्क के अंदर निज़ाम कायम नहीं कर सकती है, पॉलिटिकल मूवमेंट ही निज़ाम कायम कर सकती है। इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट को ही हमको ज़्यादा ताकत से सामने लाने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बात याद दिलाऊं कि इससे पहले अन्ना आंदोलन नाम से जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी दिल्ली की मुकामी आवाम अगर छोड़े तो सबसे बड़ी तादाद में उस एहतजाज को भी कामयाब करने का क्रेडिट जो था वो सरजमीन महाराष्ट्र को था, और इस आंदोलन को भी कामयाब करने का क्रेडिट महाराष्ट्र को जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई सियासी जमात का नेता उस मंच पर नहीं गया था जब तक आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब नहीं गए। आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पहले 2 दिन पहले ऐलान किया, डिक्लेयर किया कि मैं जा रहा हूं, और वो अगले दिन वहां पहुंचे। वो पहले पॉलिटिकल लीडर थे जो एक नेशनल
लीडरशिप थी जो पहली बार उस मंच पर गई, और उनके मंच पर जाते ही फिर दीगर पार्टी के नेताओं को भी वहां जाने की हिम्मत आई। मुझे लगता है कि यही मामला और यही बात जो होती है सबसे असल होती है कि किसी भी आंदोलन को एक ताकत देने का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जब सियासी लोगों की तायद उसको मिले। तो अभिजीत दीपके के फैमिली को जब टारगेट करके डराया जा रहा था और अभिजीत दीपके अमेरिका में था, लेकिन तब उसके माँ और बाप उसको बोल रहे थे कि बंद कर दे, सब अपना काम नहीं है, ये बहुत बड़े और बदमाश लोग हैं, ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त उसके माँ बाप को हिम्मत देने का काम आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने किया था। न सिर्फ ये दिया, आज हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र बंद का कॉल देने की हिम्मत जुर्रत भी कोई पॉलिटिकल पार्टी और लीडर में महाराष्ट्र में बची नहीं है। वो आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कॉल भी दिया और कामयाब तरीके से महाराष्ट्र बंद के कॉल के जरिए उस एहतजाज को बड़ी ताकत महाराष्ट्र से देने का काम हुआ है।